Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11th, 12th, NEET and JEE examination. In this video we will discuss about dimension और साथ साथ में हम पढ़ेंगे डायमेंशन के एप्लीकेशंस और डायमेंशन के ड्रॉबैक्स, मतलब कि डायमेंशन कहाँ पे हमको यूज़ नहीं होते हैं, उनके लिमिटेशन क्या है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यह वीडियो हमारी यूनिट एंड डायमेंशन इसका पार्ट नंबर 4 है और सबसे पहले हम इसमें डायमेंशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायमेंशन क्या होते हैं? जब हमारे पास में डिराइव क्वांटिटीज़ आ जाती है, लाइक डिराइव क्वांटिटीज़ जैसे कि हमारे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी ले लो आप या फिर एरिया ले लो। तो इन डिराइव क्वांटिटीज़ को है ना, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करते हैं और पावर लगा के एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि फोर्स को इन द फॉर्म ऑफ पावर और फंडामेंटल क्वांटिटी जब एक्सप्रेस करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास में डायमेंशन हो जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है डायमेंशन की, व्हेन अ डिराइव क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जब हम डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इट इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम इसको डिफरेंट पावर्स में लिख देते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या थी हमारे पास में? मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, कैंडेला। ये जो हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके फॉर्म में हम डिराइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या मिलता है, हमें डायमेंशन मिलता है हमें। ओके, तो देखें, जैसे देखो तुम्हारे को है ना बता रखा है कि मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, टेम्परेचर, ये 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से ये यहाँ पे कुछ 5 का हमने एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, तो अब इन पांचों में हम देखते हैं। देखो, अब मैं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा, बट उसके लिए पहले हमें डिराइव क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि हमें डायमेंशन किसके चाहिए थे, डिराइव क्वांटिटीज़ के चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, जैसे कि मास है, तो मास का जो हमारे पास में डायमेंशन आता है वो कैपिटल M आता है, लेंथ का डायमेंशन आता है कैपिटल L, टाइम का डायमेंशन आता है कैपिटल T, और एम्पियर मतलब करंट के लिए डायमेंशन आ जाएगा A, और टेम्परेचर क्या आ जाएगा हमारे पास में, थीटा। बाय द वे, टेम्परेचर को कैपिटल K से भी डिनोट किया जाता है डायमेंशन के फॉर्म में। ओके, तो चलो अभी देखो, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे एक शीट है, पेपर की शीट है, और इस पेपर शीट के कितने डायमेंशन हो सकते हैं? 2 डायमेंशन हो सकते हैं फंडामेंटल में देखा जाए तो। जैसे एरिया, यहाँ पे देखो एरिया निकाल रखा है मैंने इसका। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। अब एक फंडामेंटल चीज होगी एक लेंथ, और दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी दूसरी लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ, जब हम L की पावर 1 इंटू L की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो L रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 हो जाएगा। तो एरिया हमारे पास में डिराइव क्वांटिटी थी, उस डिराइव क्वांटिटी को हमने यहाँ पे जो L है, आई मीन फंडामेंटल क्वांटिटी, उसकी पावर के फॉर्म में शो कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो अब ये वॉल्यूम है, जैसे ये क्यूब है। ठीक है, अब इस क्यूब के कितने डायमेंशन है, डायमेंशन के मतलब इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? तो इसके 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक तो इसकी लेंथ हो गई, हाइट हो गई और ब्रेथ हो गया। ठीक है, लेंथ, हाइट, ब्रेथ तीनों के तीनों है ना लेंथ होती है। तो इसका मतलब हम इसको L1 से शो कर सकते हैं, आई मीन सिर्फ L से शो कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम जो होती है हमारे पास में डिराइव क्वांटिटी होती है। अब वॉल्यूम डिराइव क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, L इंटू L इंटू L, तो वो 3 टाइम्स L हो जाएगा, एंड 3 टाइम्स L इज इक्वल टू L क्यूब। राइट, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिख रहे हैं पावर फॉर्म में, किसको एक्सप्रेस करने के लिए, डिराइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। चलो लेंथ और मतलब एरिया और वॉल्यूम से बढ़ के हम थोड़ी एक फिजिक्स में अच्छी वाली क्वांटिटी को ले लेते हैं, डिराइव क्वांटिटीज, जैसे कि यहाँ पे है फोर्स। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। राइट, मास यहाँ पे हमारे पास में बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी थे, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन को वापस और बेसिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। राइट, देखो मास तो यहाँ पे होगी मास तो यहाँ पे होगी फंडामेंटल, और एक्सेलरेशन हमारे पास में हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी देखो वापस 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता है, तो वेलोसिटी को और लिख सकते हैं हम लेंथ बाई टाइम। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास में ना फोर्स की सारी क्वांटिटी किस में एक्सप्रेस हो गई है, फंडामेंटल में। पहले मास आया था, मास को कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि मास जो है हमारे पास में वो तो ऑलरेडी ही हमारा क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन नहीं था तो उसको वेलोसिटी अपॉन टाइम में कन्वर्ट किया है।
वेलोसिटी और टाइम में कन्वर्ट करने के बाद में वी ऑलरेडी नो कि वेलोसिटी भी फंडामेंटल में नहीं आती है, तो वेलोसिटी को वापस कन्वर्ट किया है लेंथ अपॉन टाइम में, ठीक है। लेंथ अपॉन टाइम में एक्सप्रेस करने के बाद में अब ये यहाँ पे देखा जाए तो मास, लेंथ, टाइम और ये सेकेंड वाला टाइम सब मिला के क्या हो गया हमारे पास में, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। ओके, तो देखो ये जो डिनोमिनेटर वाला टाइम है वो नीचे ही रहेगा, ये जो लेंथ अपॉन टाइम है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ से है ना टाइम की पावर क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। देखो मास की पावर हो गई 1, लेंथ रेज टू पावर हो गई 1 और जो टाइम है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो टाइम की पावर हो जाएगी 2, और वो जब नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो हम उसको, देखो यहाँ पे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जैसे कि m है, ऊपर है ना लेंथ आ जाएगा और उसके डिनोमिनेटर में टाइम आ गया और वापस एक टाइम और आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना m इंटू एल अपॉन T2, है ना। और ये जब T2 ऊपर आएगा तो T रेज टू पावर -2 हो जाएगा ना, वो देखो मैंने यहाँ पे T रेज टू पावर क्या लिख रखा है, -2 लिख रखा है। तो कुछ इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आई ऑलरेडी सेड दैट कि यहाँ पे जो हमारे पास में ये सब क्वांटिटीज है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके कुछ डिनोशन होते हैं। तो मास का डिनोशन आ जाएगा m, उसकी पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, लेंथ है उसकी पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम रेज टू पावर -2 है, सो दैट कैपिटल D रेज टू पावर -2 हो जाएगा। एंड वी गॉट द डायमेंशन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू m1 L1 T-2। तो आपको पता पड़ा ना कि मैंने कैसे एक डिराइव क्वांटिटी फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस किया है। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, देखो कुछ मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा L1 T-1 कैसे हुआ, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम, लेंथ, टाइम को क्या लिखते हैं हम, t। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, L, टाइम ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, L T रेज टू पावर -1, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ ऑलरेडी हमने ऊपर निकाल रखा है L T-1, सॉरी मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। तो इसका हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा L T-1, और देखो डिनोमिनेटर में एक t और आ रहा है एक्स्ट्रा, तो ये t भी ऊपर चला जाएगा, तो t रेज टू पावर 1 ऊपर जाके हो जाएगी -1 एंड वी गॉट L T रेज टू पावर -2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में क्या आ गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया, ठीक है। फोर्स का तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, m L T-2। वी ऑलरेडी गॉट द डायमेंशन ऑफ एरिया, वॉल्यूम भी हो गया हमारे पास में। डेंसिटी का निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। मास का डायमेंशन तो m ही आएगा, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L3। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, m L3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L-3। तो ये डायमेंशन मिल गया आपको, देखो सेम टू सेम। तो इस तरह से हम डायमेंशन और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल सकते हैं, डिराइव क्वांटिटीज को फंडामेंटल में उनकी पावर से शो कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डायमेंशन। चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन का मतलब इनका यूजेस कहाँ पे होते हैं और इनके यूजेस फिजिक्स में हम कैसे कर सकते हैं, तो वही हमारे पास में क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास में है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। इनका हम यूज करते हैं टू फाइंड द फिजिकल क्वांटिटी यूनिट। हम किसी चीज़ की यूनिट फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा ही सिस्टम हो सकता है, CGS हो सकता है, FPS हो सकता है। इन तीनों सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, इनकी यूनिट्स फाइंड करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा ही सिस्टम अगर पढ़ना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको उसकी प्लेलिस्ट में यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट नंबर 1 और 2 में आपको यूनिट मिल जाएगी। ओके, देखो तो अभी अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम। दिए हुए सिस्टम के अंदर हमको यूनिट्स फाइंड करने के लिए डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो वर्क है हमारे पास में, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
किसी चीज़ को आपने पुश किया है और उसकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पे बदल गई है, तो वही क्या होता है, हमारा वर्क होता है। तो देखो फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने फॉर्मूला डाल दिया। वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का जो अभी हमने निकाला है ऊपर वाली टेबल में, देखो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन आ गया m1l1t-2, तो यहाँ पे रख देंगे हम m1l1t-2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है, तो लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा l1, यहाँ पे l1 आ गया। तो देखो इनकी पावर जो होगी वो तो बेसिक जो हमारे पास में अलजेब्रिक रूल्स होते हैं पावर्स को एडिशन करने के नहीं करने के, वो आपको पता है। जब बेसिस सेम होती है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो m की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी 0, तो m⁻1 हो जाएगा। l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो l⁻2 हो जाएगा। और l यहाँ पे t यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो वी गॉट द डायमेंशन ml2t-2। देखो यहाँ पे एक वर्क की डायमेंशन और साथ में निकाल दिए, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। जैसे जैसे डायमेंशंस आगे निकालते जाएंगे आपको डायमेंशंस बढ़ती जाएगी, तो प्लीज़ रेगुलरली रोज का रोज डायमेंशंस को याद करते रहो, आपको फिजिक्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये जेईई और नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो देखो अब इसके ना डायमेंशन कैसे निकाली जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो लेंथ हो जाएगी, तो लेंथ को क्या लिख सकता हूँ मैं, मीटर स्क्वायर, है ना। और ये टाइम है, टाइम को हम सेकंड से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया सेकंड, इसकी पावर कितनी आ रही, -2, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मास है, तो मास की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे सिस्टम में केजी लिख सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन ना, इट्स डिपेंड ऑन यू कि भाई आप कौन सा सिस्टम कंसीडर कर रहे हो, सीजीएस कर रहे हो, एमकेएस कर रहे हो या एफपीएस कर रहे हो। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एमकेएस कर रहा हूँ, तो मैं मेरे मास को क्या कंसीडर करूंगा, केजी में, लेंथ को मीटर स्क्वायर में और टाइम को सेकेंड इनवर्स 2 में। तो उस हिसाब से करा है, तो आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा वर्क का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम फिजिक्स में है ना कंबाइनली एक नए नाम से बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट जूल से बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में था क्या कह सकते हैं, डायमेंशन से हमने क्या यार फाइंड किया है, यूनिट्स को फाइंड किया है। ओके, तो अभी हमारे पास में सेकंड पॉइंट है, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट। ओके, तो अभी सेकंड पॉइंट क्या है, डायमेंशन कांस्टेंट्स के हम फिजिकल कांस्टेंट के डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। फिजिकल कांस्टेंट्स क्या हो गए, जैसे कि हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, या फिर हम कह सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के है, या फिर कुछ और कांस्टेंट ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल कंटेंट। देखो एक एग्जांपल से मैंने समझा रखा है, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है हमें। ओके, तो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्लास 9th में आपके चैप्टर पढ़ा होगा ना ग्रेविटेशन वाला, उसमें ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वैसे अभी हम पढ़ने वाले ही हैं उसको, बट अभी आप एक बार के लिए बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r², ठीक है। वेयर फोर्स इज F इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, उन दो चीज़ों का, दो ऑब्जेक्ट्स का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, और R जो हो जाएगी उन दो ऑब्जेक्ट के बीच की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। तो देखो अभी क्या करेंगे हम, G का डायमेंशन निकालना हमको, सिर्फ G का, ठीक है। अब G का डायमेंशन निकालना है, तो G को हम एक साइड में ले लेते हैं और इक्वल के दूसरी साइड में हम सारे वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा R जो है वो ऊपर आ जाएगा और m1 m2 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएंगे। एंड वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G = Fr² m1 m2। देखो एक एक करके डायमेंशन रखो। F का डायमेंशन जो होता है हमारे पास में m1 l1 t-2 होता है, ठीक है। R जो हो गया हमारे पास में लेंथ होती है, बट इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये L2 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास में है ना मास आ गए, तो पहला मास तो m1 हो गया, दूसरा मास हो गया m1, और दोनों मास m1 m1 हो गए, 2 टाइम हो गया ना। तो यहाँ पे मैंने सारे वैल्यूज़ के डायमेंशंस रख रखे हैं, ठीक है। अब इन डायमेंशंस के साथ में क्या होगा, अब इन डायमेंशन के साथ में ये होगा कि भाई इनकी बेस अगर सेम है तो वो दोनों बेसिस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे है ना क्या है, m1 l1 t-2 l2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा, क्योंकि m1 और m1 दोनों की पावर क्या हो गई, ऐड हो गई हमारे पास में, ठीक है। अब जब पावर ऐड हो ही गई है तो देखो डिनोमिनेटर में m2 था,
तो m2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल लुक लाइक दिस, m-1 हो जाएगा। L1 और L2 है तो ये हो जाएगा L3, क्योंकि पावर 2 + 1 3 हो गई। और यहाँ पे टाइम तो एज इट इज ही रहेगा, टाइम का कोई दूसरा डायमेंशन नहीं है, तो ये -2 हो जाएगा। तो वी गॉट द न्यू डायमेंशन ऑफ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरह से आप किसी डायमेंशन के हेल्प से आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव अ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है, एनर्जी के फॉर्मूले से हम प्लांक कांस्टेंट को डिराइव कर सकते हैं, या आप पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, बट अभी एक बार फॉर्मूले को ध्यान में रखें। तो प्लांक कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है E = h न्यू। E = h न्यू। E एनर्जी होती है, h एक कांस्टेंट होता है जो साइंटिस्ट देखे गए हैं, प्लांक देखे गया है, और न्यू जो है हमारे पास में यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अब अगर हमको है ना प्लांक कांस्टेंट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू को डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, तो h = E/न्यू हो जाएगा। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो तुम्हें पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। और एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का डायमेंशन होता है। एनर्जी और वर्क बोथ आर इक्विवेलेंट। जहाँ पे एनर्जी की बात होगी वहाँ वर्क की बात होगी, और जहाँ वर्क की बात होगी वहाँ एनर्जी की बात होगी। दैट्स वाई द डायमेंशन ऑफ द वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इक्वल। ओके, तो एनर्जी का डायमेंशन तो ये हो जाएगा m1 L1 L2 t-2, और फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा t-1। एंड अब हम इन दोनों क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब देखो यहाँ पे रखा हुआ है आगे, तो m-L2 t-2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा t-1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आया, m-L2 t-1। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अभी हम। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक फिजिकल क्वांटिटी अगर MKS में दे रखी है तो उसको CGS में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम डायमेंशन की हेल्प से वो इजीली कर सकते हैं। एंड हम दूसरा काम भी कर सकते हैं, CGS में दे रखा है तो हम उसको MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके कन्वर्जन के लिए डायमेंशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम उस रोल को देख लेते हैं अभी थर्ड पॉइंट में, ठीक है। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटीज, वी नो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू NU। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को N और U में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे N हमारा मैग्नीट्यूड होता है और U क्या होती है हमारे पास में, उसकी यूनिट होती है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। इस पेन की अगर लेंथ की बात करूँ तो अप्रोक्स ये 10 सेंटीमीटर के आसपास होगा। छोटा पेन है तो मैं इसको लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर। तो 10 आगे जो आ जाएगा वो उसका मैग्नीट्यूड, आई मीन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। और पीछे जो सेंटीमीटर की बात की है मैंने, वो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि फिजिकल क्वांटिटी को हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं। N आ गया उसका नंबर और C आ गया U आ गया उसका क्या आ जाएगा, U यहाँ पे उसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डायमेंशनल फॉर्मूला MALATA एंड उसको इसमें डिराइव कर रखा है, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में है और उसको है ना इस डायमेंशन में शो कर रखा है कि उसकी डायमेंशन क्या है, MALATC, जहाँ पे ABC क्या हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी। अब वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी भी हो सकती है, तो ABC की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और MLC तो उसके बेसिस हो गए। एंड डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन अ टू सिस्टम्स आर, अगर देखो अब उसकी डिराइव क्वांटिटीज, एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, लेंथ है, ठीक है। लेंथ हो गया तो लेंथ की डिराइव क्वांटिटीज क्या हो सकती है, वॉल्यूम उसका हो सकता है डिराइव क्वांटिटीज, एरिया उसका डिराइव क्वांटिटीज हो सकता है। तो इन डिराइव क्वांटिटीज के हिसाब से हम दूसरे का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स ऑलरेडी डिराइव क्वांटिटी है। तो फोर्स को अगर बेस में इस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो फोर्स को अलग अलग सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल से समझा रखा है मैंने कि डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन द टू सिस्टम्स आर, पहले सिस्टम में तो ये M1 L1 T1 हो जाएगा और पावर ABC आ जाएगी। और दूसरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, M2 L2 T2 और उनकी पावर ABC आ जाएगी। देखो मैं ये रूल्स पहले भी बता चुका हूँ कि ये ना डायमेंशंस कुछ भी हो और उन डायमेंशंस के जैसे फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का सिस्टम बदलने से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन नहीं बदल जाते हैं, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन M1 L2 T-2 है
और वही अगर मैं किसी सीजीएस में बात करूँ तो एनर्जी का वही डायमेंशन रहेगा, चाहे यूनिट कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपको ये बात। तो यहाँ पे हमारे पास में उसका बेसिक डायमेंशन दे रखे हैं MLT, और यहाँ पे उसके दो अलग अलग सिस्टम में डायमेंशन दे रखे हैं M1 L1 T1, M2 L2 T2, और पावर दे रखी है ABC। और पहले सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है N1, और दूसरे सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है N2। देन द न्यूमेरिकल वैल्यूज इन द टू सिस्टम रेस्पेक्टिवली। तो वहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी उसकी, आई मीन फिजिकल क्वांटिटी। देखो पहले सिस्टम में N1 U1 विच इज इक्वल टू दूसरे सिस्टम में N2 U2। ठीक है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाने से उनके डायमेंशन नहीं बदलते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रखा है। तो पहले सिस्टम में N1 और U1 की जगह पे यूनिट डाल देते हैं, यूनिट मतलब उसका डायमेंशन डाल देते हैं M1 L1 T1, और इधर आ जाएगा N2, और साथ साथ में आ जाएगा M2 L2 T2। तो यहाँ से मैं इसको डिनोमिनेटर में भेज देता हूँ, N2 को यहीं पे रहने देता हूँ, और ये पूरा जो फ्रैक्शन है इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं शिफ्ट कर दूँ, इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं शिफ्ट कर दूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना हमारे पास में, जैसे कि M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2, और इनकी बेसिस जो थी वो साथ में थी, तो दैट्स वाई मैंने क्या करा, इनकी बेसिस को यहाँ पे मैंने साथ में कंबाइन कर लिया। देखो M1 के जस्ट नीचे अगर M2 आ रहा है और दोनों की पावर A है, तो मैं M1 अपॉन M2 और पावर को क्लोज कर सकता हूँ ना A। सिमिलरली L1 अपॉन L2, और L2 अगर डिनोमिनेटर में आ गया है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ब्रैकेट में क्लोज पैक कर सकता हूँ B, और इधर T1 अपॉन T2, और उन दोनों की पावर कंबाइनली क्या हो जाएगी, C आ जाएगी। बेसिक एल्जेब्रा रूल्स है और बेसिक थिंग्स है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक नोट यहाँ पे दिया है मैंने, M1 L1 T1 यूनिट्स है नॉन सिस्टम में, हमको जिसकी वैल्यू पता है M1 L1 T1 हमेशा उसमें रखेंगे, और M2 L2 T2 यूनिट्स ऑफ अननोन सिस्टम, जिसमें हमको फाइंड करना है कुछ वैल्यू या फिर उसको कन्वर्ट करना है जिस सिस्टम में, जैसे कि आप MKS से CGS में कन्वर्ट कर रहे हो, तो MKS वाली नॉन सिस्टम हो गई, CGS में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो अननोन सिस्टम हो गया, तो वहाँ पे डायमेंशन आ जाएंगे M2 L2 T2, और नॉन के लिए आ जाएगा M1 L1 T1। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास में, कन्वर्जन कीजिए, कन्वर्जन ऑफ अ न्यूटन इनटू डायन। न्यूटन हमारे पास में MKS सिस्टम होता है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, CGS सिस्टम में, डायन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ अ फोर्स, और ये तो सब जानते हैं, न्यूटन ऐसा ही सिस्टम में एक फोर्स का यूनिट होता है जिसका डायमेंशन क्या होता है, M1 L1 T-2। ठीक है, एक न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमको है ना CGS में अब न्यूटन को डिराइव करना है, CGS में डिराइव करना है, तो इसका ऐसा हो जाएगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला जो कन्वर्जन का है वो डालते हैं हम, N2 इज इक्वल टू N1 ब्रैकेट के अंदर M1 M2 ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा L1 अपॉन N2 पावर B आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर आ जाएगा T1 अपॉन T2 ब्रैकेट क्लोज, पावर आ जाएगी C। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब न्यूटन ने ना क्या, न्यूटन के जो डायमेंशन दे रखे हैं यहाँ पे ऐसे सिस्टम में वो 1 है, और L का पावर भी 1 आ जाएगा, और टाइम का पावर आ जाएगा -2। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की पावर -2 आ रही थी, तो यहाँ पे आ जाएगा C की वैल्यू -2। और 1 न्यूटन की बात करिए तो पहले सिस्टम में हमारे पास में क्या है, पहला न्यूटन है तो 1 आ जाएगा N1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1, N1 की जगह पे 1 आ गया। ठीक है, पहला सिस्टम kg में था तो मैंने है ना M1 की जगह पे रख दिया kg। दूसरा सिस्टम था हमारे पास में अपने पास में MKS में, तो मीटर आ जाएगा, और वहाँ पे है ना टाइम की जगह पे आ जाएगा सेकेंड, तो MKS मास kg में आ गया। ठीक है, किलो सब अपने अपने हिसाब से आ गया। और यहाँ पे फिर हम रखा है 1, देखो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो हम यहाँ पे 1000 ग्राम वैल्यू रख देते हैं। फिर मीटर आ गया 1 सेंटीमीटर, अब मीटर सेंटीमीटर के कितना इक्वल होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमने वो यहाँ पे रख दिया। फिर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इसमें कोई कन्वर्जन नहीं था, उसको एज इट इज रख दिया। ठीक है, पीछे इनकी यूनिट्स कट हो जाएगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो वैसे भी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, लास्ट वाली जो टर्म है वो 1 हो जाएगी।
तो यहाँ पे कितने जीरो आ गए हमारे पास में 10⁻, यहाँ पे तो 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरोस है, तो ये टोटल कितने जीरो हो गए हमारे पास में 5, तो 10⁵ आ गया। ठीक है, अब देखो नई वैल्यू क्या आई, तो हम क्या कर सकते हैं, तो 1 न्यूटन जो है वो नए सिस्टम में 10⁵ डाइन के इक्वल हो रहा है। देखो डाइन क्यों लिख रखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि कन्वर्जन किस में करना था, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास में 1 न्यूटन 10⁵ डाइन आ गया है। तो अब हमारे पास में है फोर्थ पॉइंट है। अब हम इसको क्या करेंगे, पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, दी हुई फिजिकल रिलेशनशिप के बीच में हम डायमेंशनल करेक्टनेस से हम उसको चेक कर सकते हैं। इसको दूसरे वर्ड में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। इसका मतलब हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, इक्वेशन गलत है, इक्वेशन सही है। ठीक है, उसको कैसे चेक किया जाता है, हम डायमेंशन के थ्रू समझ सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं। इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन द बोथ साइड्स आर सेम, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, इक्वेशन के दोनों साइड के डायमेंशंस LHS और RHS अगर दोनों करेक्ट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है। अगर उसके LHS और RHS के डायमेंशंस करेक्ट नहीं आते तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन पूरी की पूरी गलत है। ठीक है, वैसे इसका एक ड्रॉबैक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, वी हैव अ एग्जाम्पल, देखो F = mv²/r²। ठीक है, F = mv²/r² एक इक्वेशन दे रखी है। वैसे तो ये फॉर्मूला है, बट है तो इक्वेशन ही है ना। तो F = mv²/r²। देखो अब एक एक के डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2, वेलोसिटी का होता है L1 T-1, m0 है ऑलरेडी, मास का हो जाता है m1, और रेडियस यहाँ पे जो r है वो हमारा क्या है, रेडियस है। इसमें सारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे ये फोर्स हो गया, ये मास हो गया, वेलोसिटी अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो इन सब के डायमेंशंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए फॉर द LHS साइड एंड द RHS साइड। ओके, देखते हैं अभी इसको करके, सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी हमें वैल्यू। तो फोर्स की जगह पे डायमेंशन रखा है m1 L1 T-2, मास की जगह डायमेंशन रखा है m1, वेलोसिटी की जगह डायमेंशन रखा है L1 T-1, बट वेलोसिटी की पावर 2 थी, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली रेडियस क्या था, L, तो रेडियस की पावर L1 है और रेडियस का स्क्वायर हो रहा था, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, LHS को सॉल्व करते हैं। LHS ऑलरेडी सॉल्व है हमारे पास में, उसका डायमेंशन ये है m1 L1 T-2। तो अब RHS में भी यही आना चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसको। देखो m1 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, पावर ही नहीं है। देखो यहाँ पे है ना, L की पावर ऊपर जो न्यूमरेटर में L⁻², है, तो इसको अगर ऐसे लिखा जाए तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा L2। ठीक है, L2 से L2 कट हो गया, और m1 एज इट इज आ गया, T-2 एज इट इज आ गया। क्या यहाँ पे LHS = RHS आ रहा है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, गलत हो जाएगा। LHS = RHS नहीं। तो हमने करेक्टनेस चेक कर ली कि भाई इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डायमेंशन की वजह से हम बता सकते हैं कि इक्वेशन क्या है, गलत है। ठीक है, सो इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। बट डायमेंशनली करेक्ट होने की वजह से भी ऐसा जरूरी नहीं होता है कि इक्वेशन सही है। डायमेंशन हमेशा LHS RHS में कभी कभी पता है ऐसा होता है कि दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल आ गए, फिर भी वो इक्वेशन गलत है। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, नोट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ठीक है, डायमेंशन से करेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, वो गलत भी हो सकती है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ द मोशन इक्वेशन सेकंड वाली से, S = ut + ½ et²। तो यहाँ पे मैंने किया है माइनस। ठीक है, इसको देखते हैं अपन। जबरदस्ती मैंने इसको गलत लिखा है, एक्चुअल में ओरिजिनल होती है S = ut + ½ at²। ठीक है, तो ये करेक्ट है और ये गलत है। फिर भी देखना इसके है ना, डायमेंशन इक्वल आ जाएंगे। कैसे, देखो S क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा L1। वेलोसिटी है u, तो u का डायमेंशन हो जाएगा L1 T-1। यहाँ पे टाइम बच रहा है, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T1 हाफ। अब देखो नंबर्स का कभी डायमेंशन नहीं होता है, 1 2 3 4 5 पाई एंगल्स, इनके डायमेंशन नहीं होते हैं। तो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं। फिर आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा L T-2।
और यहाँ पे आ जाएगा टाइम का डायमेंशन होता है 1, उसके स्क्वायर हो रहा है, दैट्स वाई t2। देखो अब ये l आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करो, क्या यहाँ पे l आ रहा है, हाँ आ रहा है l। देखो l एज इट इज आ गया, t -1 आ रहा है और t +1 आ रहा है, आपस में मल्टीप्लाई करो, t रेज टू पावर -1 t रेज टू पावर +1, तो पावर सेट हो जाएगी, तो -1 और +1 कितना होता है 0, तो ये तो 0 हो गया। देखो यहाँ पे सॉल्व करके बता दो, t रेज टू पावर -1 t रेज टू पावर 1, तो ये हो जाएगा t रेज टू पावर 1 +1, तो ये 0 हो गया, और 0 का मतलब होता है किसी भी पावर 1, तो वो नहीं लिख रहे हम यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया l1। लास्ट वाले में भी सेम आ रहा है, देखो l एज इट इज, और t -2 और t +2, 0 हो गया t0, और t0 मतलब t1 मतलब 1 हो गया हमारे पास में, तो ये। तो अब देखो LHS और RHS में डायमेंशंस इक्वल आ रही है, l और l तीनों l आ रही है, बट स्टिल वी ऑलरेडी नो कि ये इक्वेशन गलत है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि इक्वेशन सही भी हो, बट फिर भी हम इसको यूज करते हैं, ये इसका एक मेन ड्रॉबैक है, ये इसकी एक कमी है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ईच बोथ ऑफ देम आर साइड्स आर सेम, सो दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट द फिजिकली करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। एंड however from the equation of motion we know s is equal to ut plus half at square, ओके। और आपको मेरा कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में ये वीडियो प्लीज़ शेयर करिए, ताकि उनको इतना कलरफुल और डिजिटल नोट्स कंटेंट मिल सके और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल सके, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 5th पॉइंट है हमारे पास में, टू डिराइव अ न्यू रिलेशनशिप। हम इक्वेशंस को भी बना सकते हैं, यहाँ पे नए रिलेशनशिप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ डायमेंशन। चलो शुरू करते हैं। इफ वन नोज द डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द अदर क्वांटिटीज एंड इफ डिपेंडेंसी इज ऑफ द प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। अगर आप किसी एक चीज को जानते हो, आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड है, तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकाल सकते हो जिन पे वो डिपेंडेंट है। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं वापस समझा देता हूँ। जैसे कि आपको अगर एक फिजिकल क्वांटिटी पता है, आपको किसी और के साथ में रिलेशनशिप निकालना है उसका, तो आपको उसके ऊपर डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए कि वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड हो रही है। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायमेंशन की हेल्प से इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, इक्वेशंस को निकाल सकते हैं, ओके। चलो इसको एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पर आगे पढ़ लेते हैं इसको। डिपेंडेंसी इज ऑफ द प्रोडक्ट टाइप, देन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड। डायमेंशन एनालिसिस का हेल्प लेके हम क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लिया है यहाँ पे मैंने। सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम सब जानते हैं ना, ये होता है जो एक बॉब से कनेक्टेड होता है और एक धागे के साथ में रहता है। ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, बॉब है, और ये इधर उधर रोटेट करता है। जब हम इसको पकड़ के छोड़ देते हैं तो ये ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम अब ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने और जाने में जो टाइम लगा है, उस टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। तो लिखा है सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड। लेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, देखो ये 3-4 चीज़ों पे डिपेंड है। पहला, जिस वजन के साथ में अटैच्ड है ना सिंपल पेंडुलम, उस बॉब के मास के डिपेंडेंट है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंडेंट है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g, जिसकी वैल्यू 9.8 अप्रॉक्स 10 मानते हैं, ये उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो टाइम पीरियड 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, m पे, l पे और g पे डिपेंड है। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, टाइम पीरियड डिपेंड ऑन मास, टाइम पीरियड डिपेंड ऑन लेंथ, टाइम पीरियड डिपेंड ऑन g। सो हम इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलता है टाइम पीरियड डिपेंड ऑन m, l एंड g, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट k लगा दिया मैंने, और इस कांस्टेंट k को एज इट इज ऐसे ही रहने देना है हमें, ठीक है। इसका एंड में जो रिलेशनशिप आएगा वहां पे हम उसको रख देंगे। पुट द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज। अब जो जो हमारे पास में क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन एनालिसिस मेथड है, यहाँ पे डायमेंशन रखने पड़ेंगे। तो देखो टाइम का डायमेंशन आ गया t, मास का डायमेंशन आ गया m, l का डायमेंशन आ गया, आई मीन लेंथ का डायमेंशन l आ गया, और ग्रेविटेशन का डायमेंशन आ गया l t-2, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका डायमेंशन भी हो जाएगा l1 t-2, ठीक है। और
इन सभी देखो ये जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड है उन सब की भी पावर होगी ना कुछ, एक्स वाई और जेड। आपको हमेशा यही करना है, किसी भी चीज़ पे वो डिपेंडेंट है तो एम पे डिपेंड, एल पे डिपेंड, जी पे डिपेंड है, वैसे ही कुछ और भी आ सकते हैं रिलेशनशिप, तो उन सबको डिपेंडेंसी को लिख दो और फिर उन सब की पावर लगा दो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी आप लगाना चाहे। मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड लगा दिए पावर। फिर डायमेंशंस को पुट कर दो उनकी जगह पे, तो यहाँ पे डायमेंशन पुट किया है m0 l0 t1। यहाँ पे देखो डायमेंशंस रखिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, m की पावर अगर 1 है और ऊपर x आ रहा है तो तुम्हें पता है ना ये mx हो जाएगा। तुम्हें वो रूल पता है ना, a रेज टू पावर अगर m है और वो n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a रेज टू पावर m इंटू n, है ना। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो गया m1 से तो ये mx हो गया, y मल्टीप्लाई हो गया, मैं इसको यहाँ पे सेपरेटली लिख देता हूँ, ये mx हो गया, ly हो गया और इधर हो जाएगा lz t माइनस 2z। यहाँ पे मैंने सबके डायमेंशंस को लिख दिया। अब बेसिस अगर सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा mx, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उसी के अकॉर्डिंग ये l हो जाएगा y प्लस z, और t रेज टू पावर माइनस 2 है वो वैसा का वैसा एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ बोथ साइड, ये देखो बेसिक अलजेब्रा और ये सब चीज़ें तुम्हें आती है, तो यहाँ पे कंपेयर करने पे पता पड़ रहा है x की वैल्यू क्या आ रही है 0, y प्लस जेड का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है 0, और -2 जो है यहाँ पे t को देखो तो -2z किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पे देखते ही पता पड़ गया रिलेशनशिप, तो z की वैल्यू क्या आ रही है -1/2 आ रही है, ठीक है। और यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस का z आ रहा है, अब माइनस का z आ रहा है और z की वैल्यू आ रही है 1/2, तो मैं यहाँ पे -1/2 रख देता हूँ, तो y कितना आ गया हमारे पास में 1/2 आ गया, y आ गया, z आ गया। अब बचा है x तो ऑलरेडी हमको पता है कि x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो देखो मैं इन पावर्स को यहाँ पे रख देता हूँ, t के m की पावर है 0 क्योंकि x की वैल्यू 0 आई थी, l की पावर है l 1/2 क्योंकि y की वैल्यू आई है 1/2, g की पावर आई है -1/2, z की वैल्यू आई है इस वजह से, ठीक है। अब l g जो है वो डिनोमिनेटर में, मैं इसको है ना सॉल्व करके बताता हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास में के m की पावर 0 है तो वो गायब हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे उसके m की पावर 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा l अंडर रूट में आ जाएगा, g माइनस में है तो g नीचे जाके अंडर रूट में आ जाएगा, और दोनों का अंडर रूट कंबाइन करके ले लेते हैं हम, तो हमको t मिल जाएगा k अंडर रूट एल जी, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास में है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमारे पास में जो लिमिट्स हो गई, आई मीन डायमेंशन एनालिसिस की लिमिट्स का मतलब क्या है, अभी हमारे पास में जो डायमेंशन एनालिसिस हमने जो यूज़ किए उनकी कुछ लिमिट है, ये सर्टेन एक्सटेंड नहीं हो सकते, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस और वहाँ पे डायमेंशंस को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ लिमिट्स है उनको देख लेते हैं कि भाई फिजिक्स में डायमेंशंस कहाँ पे आके रुक जाते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ओके। तो पहला पॉइंट है हमारे पास में, इफ़ द डायमेंशन आर गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ मे नॉट बी यूनिक एज मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। डायमेंशन अगर दिए हुए हैं और उसका डायमेंशन अपने को लगता है कि सेम है, ठीक है, खुद के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो यूनिक नहीं होता है। एक ही डायमेंशन बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, m1 l2 t-2, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वर्क का एग्जांपल है, वर्क का डायमेंशन है, बट ये यूनिक नहीं है क्योंकि m1 l2 t-2 जो है वो एनर्जी का भी होता है, तो पहले तो यहीं पे आ गया कि इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, ठीक है। सेकेंड, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैविंग नो डायमेंशन सच एज 1/4, 1/4π etc कैन नॉट बी डिडक्टेड बाय द मेथड्स ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के कोई डायमेंशन क्रिएट नहीं होते और उनको हम बना भी नहीं सकते, ये इसका प्रॉब्लम है। थर्ड, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। जब आप पावर फंक्शन को किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, जैसे कि टी है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए और टी स्क्वायर, जहाँ पे टी है ना पावर फॉर्म में दे रखा है और ए एक नॉर्मल है, इनके प्रोडक्ट, तो इस तरह के रिलेशंस को जो 2 या 3 से ज़्यादा आ जाते हैं, 4-5 आ जाते हैं और प्रोडक्ट भी हो रहा है, पावर भी है, तो उस तरह के रिलेशनशिप को हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू
डिराइव नहीं कर सकते। हम साइन के फंक्शन वाले भी हम नहीं कर सकते डिराइव, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में आ गया ये, लेकिन हम इसकी करेक्टनेस को ज़रूर चेक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास में है, द मेथड ऑफ डायमेंशंस कांट बी अप्लाइड टू डिराइव फॉर्मूला इफ मैकेनिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, हम उस फॉर्मूले को भी डिराइव नहीं कर सकते जहाँ पे 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। तो हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू उसमें भी हम ना डायमेंशंस को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, वैसे करेक्टनेस ज़रूर चेक कर सकते हो, लेकिन क्रिएट ज़रूर नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट था जिसमें हमने ये बताया कि डायमेंशंस के थ्रू हम 3 और 3 से ज़्यादा वाले क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। फोर्थ पॉइंट हमारे पास में आता है, इवन इफ द फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन 3 क्वांटिटीज, 3 से ज़्यादा पे डिपेंड कर रही है फिर भी, आउट ऑफ विच 2 हैव सेम डायमेंशन, जिसमें से 2 कोई है ना सेम डायमेंशन है। इफ द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव बाय द थ्योरी ऑफ डायमेंशन, फिर भी उसका फॉर्मूला हम थ्योरी ऑफ डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, 3 से ज़्यादा ऐसी क्वांटिटी है जो रिलेशनशिप बना रही है, उसमें 2 के डायमेंशन मैच भी कर रहे हैं, बट स्टिल वहाँ पे हम फिर भी डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके काम नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, फिजिक्स के रूल तोड़ने की कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। डायमेंशन एनालिसिस और उससे रिलेटेड हमने उसके डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस देखे और लिमिट्स को देखा है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे और नए नए चैप्टर्स और ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड डिजिटल नोट्स अगर आपको चाहिए जो मैंने अभी बना रखे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर द बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। आप हमारे चैनल में आपने टाइम देख के इतना पूरी वीडियो को एंड तक देखा है, उसके लिए थैंक यू। और आप चाहें तो शेयर और सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और आपका एक एक शेयर मेरे यूट्यूब के कंटेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा, सो दैट मैं आपके लिए और कंटेंट लेके आऊँगा जब आपका ढेर सारा अप्रिशिएशन मिलेगा मुझे। ठीक है, और आप इस QR कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। और प्लीज़ सपोर्ट अस, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग आवर एजुकेशनल कम्युनिटी टू क्रैक योर JEE एंड IIT। ठीक है, IIT JEE एंड NEET, इसके लिए हम कंटेंट बनाते रहेंगे, आपका अप्रिशिएशन मिलता रहेगा और आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।